अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, Good morning everybody. Welcome to Geo Pakistan with Huma and Abdullah. How are you? I'm very well. और आपको पता है, not in Karachi but in the rest of the country the mornings have become chilly. So वो जो chill factor of the सुबह का होता है ना, वो ज़रा महसूस होना शुरू हो गया है. Although अभी सितंबर बस इख्तिताम को है, अक्टूबर अभी शुरू हुआ नहीं है, लेकिन ये भी क्लाइमेटिक चेंज और क्लाइमेट चेंज का एक असर और एक नतीजा ही लग रहा है, क्योंकि लाहौर में भी फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम अक्टूबर का आधा महीना गर्म ही होता था, रातें भी लिटरली ठंडी नहीं होता थी. अभी भी दिन में दिन में तो गर्मी है, लेकिन रात में ठंडक खुनकी सी महसूस हो रही है और फिर सुबह जो है वो ठंडक को खुनकी महसूस हो रही है. और बाय द वे लाहौर में बाज़ मकामात पर वो स्मॉग का फिनोमेना अभी से लोगों ने नोटिस करना शुरू कर दिया है. काफी वेल अहेड ऑफ इट्स टाइम है, क्योंकि वो लेटर इन द ईयर, बल्कि ऑलमोस्ट दिसंबर जन तक बात जो है वो स्टार्ट होती है. लेकिन अभी आप ये सर्दी की बात कर ही रहे हैं. आजकल मौसम की जब बात आती है ना, तो सैलाब ज़दगान का भी ख्याल एकदम से आ जाता है, बिकॉज वो ऑलरेडी इतनी तबाही से सारे गुजर रहे हैं. मतलब पानी अलहदा एक इशू, उसके बाद बीमारियां अलहदा, और अब नॉर्थ में, नॉर्दर्न एरियाज़ में जहाँ से एक्चुअली पानी बहुत सी जगहों से निकल भी गया, अगर हम सवात वगैरह की बात करें, लेकिन सर्दी ठीक ठाक आना स्टार्ट होगी. ऑलरेडी आपको पता है उनका तो मौसम बहुत जल्दी बदलता है. और अगर हम पंजाब में भी अगर शाम में जो है ठंडी होना स्टार्ट हो गई है, दैन इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम. और हमें इस बात का मतलब ऑब्वियसली मौसम तो बदलना ही था, लेकिन इस बात का बहुत डर था कि उससे पहले, मौसम बदलने से पहले ही कोई बंदोबस्त हो जाना चाहिए. लेकिन हालात में बेहतरीन नहीं आ रही है. बिल्कुल. और ये ऑन रिकॉर्ड है, वज़ीर आला सिंध आपको पता है हमारे शो पे आके कह चुके हैं कितनी बड़ी तबाही है और इसमें कितनी मदद दरकार है. वो कह रहे थे कि हम 3.5-4 लाख टेंट्स अब तक प्रोवाइड कर चुके हैं, जबकि ज़रूरत 15 लाख की है. तो जब हम टेलीविज़न पे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में देखते हैं या सोशल मीडिया पे देखते हैं ना कि लोग शिकवा कर रहे हैं कि उन्हें टेंट नहीं मिला, तो बात समझ में आती है कि भाई अभी तो आधों से ज़्यादा को मदद मिल ही नहीं, तो फिर कैसे ये एक्सपेक्ट किया जाए कि सब सेटिस्फाई होंगे और सब अच्छा की रिपोर्ट देंगे. ऐसा नहीं है दर हकीकत. अभी तो लिटरली बहुत ज़्यादा रिकन्स्ट्रक्शन और रिहेबिलिटेशन की, अभी तो हम बस जो इफेक्ट हुए हैं इससे उनकी थोड़ी सी मदद ही हो जाए, लॉन्ग टर्म भी नहीं इस वक्त. और अब वो मौसम आ रहा है जब एक्चुअली आप कंबल, आप रज़ाई, गर्म कपड़े जो भी डोनेट कर सकें वो आप करें. इससे पहले हम आपको खुद ही डिस्करेज कर रहे थे, क्योंकि उस वक्त लिटरली ना रखने की कोई जगह, ना कोई और बंदोबस्त. सो उस वक्त ज़ाया होने थे, ज़्यादा इम्कानात यही थे. तो बिल्कुल ही इमीडिएटली कोई चीज़ें चाहिए थी ना, लेकिन अब लगता है, लग क्या रहा है, नज़र आ रहा है कि ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म ही चलेगा. इवन इफ वी थिंक ऑफ अ कपल ऑफ मंथ्स, तो वो कपल ऑफ मंथ्स वही हैं जो शदीद सर्दी के हैं. अच्छा, एक और बात जरूर अपनी लिस्ट में डाल लें. बताना, हम लाहौर के स्मॉग का भी जिक्र कर रहे थे और ये बेजा भी नहीं है, क्योंकि जिस तरह लोग रिपोर्ट कर रहे हैं कि अभी से वो स्मॉग का फिनोमेना लोगों ने ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया है. तो एयर क्वालिटी इंडेक्स में लाहौर पहले नंबर पर है, बाय द वे, आलूदा तरीन शहरों में इस वक्त दुनिया के, और दूसरे नंबर पर है बीजिंग. तो ये वो वाले महीने भी शुरू हो गए हैं ना, कि जब ये सारी इन फहरिस्तों में हम सबसे टॉप पे सडनली चले जाते हैं. वैसे इट इज टू अर्ली in the year. It is too early in the year, but I guess things are happening. जिन्होंने हमें दिखाई दिया है कि अब जो आप सोचते थे कि मौसम किस तरह चलेगा, वो तो बातें अब वैसे ही बदल चुकी हैं. तो अगर ये अर्ली हो रहा है, this is again as you said one of the indications of acute climate change. एक चेंज माशी मंजरनामे पे मुल्क के आ रहा है. अब उस पर बहुत से लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, बहुत से लोग एटलीस्ट मार्केट सेंटिमेंट तो अभी तक पॉजिटिव ही है जो नज़र आ रहा है. डॉलर की कदर भी नीचे आ रही है, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या प्लानिंग है इसहाक़ डार साहब की, जो कि बतौर वज़ीर ख़जाना अपनी ज़िम्मेदारियाँ संभाल चुके हैं, वो पता लगेगा आने वाले चंद दिनों में. और होपफुली कि उनके पास कोई मरबूत हिकमत अमली और प्लान हो. साथ ही साथ मिफ्ता साहब ने, अब वैसे तो वर्बली आपको पता ही, हमने कल ही बता दिया था, ऑफिशियली रिज़ाइन उन्होंने अब कर दिया है. उनकी कारकर्दगी और ये जो मुश्किल फ़ैसले करने थे, आपको पता ही है जब से नई हुकूमत आई है ये यही कहते रहे हैं कि हमने मुश्किल फ़ैसले करने हैं, और अपेरेंटली आवाम को भी बहुत मुश्किल हुई है इन मुश्किल फैसलों. जिस तरह आप बता रहे हैं जी, इसहाक़ डार साहब 5 साल बाद पाकिस्तान वापस पहुंच गए हैं और आज वो वज़ीर ख़जाना के ओहदे का हल्फ जो है वो उठाएंगे. और वो ऐसे वक्त में मईशत की भाग दौड़ जो है वो संभाल रहे हैं जब साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल ने मुश्किल फ़ैसलों के नाम पर आवाम का, क्या कहेंगे, भुरकस ही निकाल दिया था वैसे तो. और उनके मुखालफिन की तो छोड़े, खुद नून लीग के लोग मिफ्ताह इस्माइल से खुश नहीं थे और अब मिफ्ताह की जगह इसहाक़ डार आ गए हैं. वो कहते हैं कि 2013 से 17 के दौरान बेहतरीन मईशत छोड़ी और इसी पोजीशन पर वापस आएंगे जहां वो छोड़ के गए थे.
अब क्या कहा जा रहा है ज़रा ये भी सुन लें। 20, 13, 17 में पाकिस्तान को एक ऐसी पोजीशन में मियां नवाज शरीफ साहब की क़यादत में ले गए थे हम कि जहां हम दुनिया की 4वीं मईशत बनने जा रहे थे। लोएस्ट इंटरेस्ट रेट था, हाईएस्ट ग्रोथ थी माशाल्लाह डेकेड्स में, और फिर हमारा जो बाकी मैक्रो इकॉनॉमिक इंडिकेटर्स वो बेहतरीन थे, हाईएस्ट रिजर्व थे, स्टेबल रुपी था। तो बस वही होगी कोशिश कि हम उस तरफ डायरेक्शन, ये जो नीचे गिरती जा रही है हमारी इकॉनमी, उसको रोकें और फिर इसकी डायरेक्शन चेंज करें। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान आपको पता ही है मौके की ताक में रहते हैं। पहले भी वो कह चुके हैं कि नवाज़ शरीफ को वापस लाने की तैयारियां हो रही हैं। वैसे इसमें मुज़ायका क्या है, नवाज़ शरीफ वापस आएँ? मतलब नवाज़ शरीफ का मुल्क नहीं है, वो वापस आएँ? पता नहीं क्या कोई अच्छा, उन्होंने इसहाक़ डार की वतन वापसी पर खुलकर तनकीद की, क्या कहा सुनिए। अब जो आ रहा है पाकिस्तान का सबसे बड़ा कॉनमैन इसहाक़ डार, नून लीग की गवर्नमेंट थी, नैब ने इसको सवाल के लिए बुलाया तो क्योंकि जवाब नहीं दे सकता था मुल्क से बाहर भाग गया और प्राइम मिनिस्टर के जहाज में मुल्क से बाहर गया। अब वापस आ रहा है और वापस आ रहा है डील के तहत। यहां डील्स होती हैं चोरों के साथ। किसी के लिए इसहाक़ डार कॉनमैन हैं, दूसरों के लिए वो अबराज वाले इमरान खान के साथ ही कॉनमैन हैं। हर एक का कॉनमैन मुख्तलिफ, लेकिन कॉनमैन सबके पास। अच्छा, लेकिन खैर स्टिकिंग विद द स्टोरी एट हैंड, हम साथ ये भी बात कर लें कि डार साहब मईशत की बेहतरी के लिए पूरी उम्मीद है, अच्छी बात है, लेकिन माशी माहिरीन कहते हैं कि 2017 से अब तक जो है पुलों के नीचे से बहुत पानी गुजर चुका है, बहुत ज़्यादा, लॉट ऑफ टाइम हैज़ पास्ड और अब हालात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं और गिरी हुई मईशत को संभालना, ख़ास तौर पर महंगाई जो 40% से ऊपर जा पहुंची है, उसको कंट्रोल करना बिल्कुल भी मुझे तो लग रहा है पुलों के नीचे से पानी तो बहा, पुल भी साथ बहा के ले गया है। और ये लिटरल मीन्स में भी यही हुआ है ना, आधे मुल्क में तो आपको पता ही है पुल भी बह गए। अच्छा, मुल्क में आपको पता ही है कि जिस तरह अब्दुल्ला आप भी जिक्र कर रहे हैं कि सैलाब तो आया हुआ है और जिससे मईशत को अरबों रुपए का नुकसान भी पहुंचा है और मईशत को संभालने के लिए अवाम मजीद किसी बोझ के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। और सबसे हम बात जो है अहम बात ये है कि अगले साल इलेक्शन है और मिफ्ता इस्माइल के सख्त फैसलों का सियासी बोझ नून लीग को उठाना पड़ सकता है। और अब देखते हैं कि इसहाक़ डार ऐसा क्या करते हैं कि अवाम को ना सिर्फ रिलीफ मिले बल्कि नून लीग को भी इंतखाबात में सियासी फ़ायदा हासिल हो, विच ऑल्सो ट्रांसलेट्स इनटू इसहाक़ डार जो कि 5 साल मुल्क से बाहर रहे हैं, अब वो वापस आए हैं विद ए बिग चैलेंज, अ टॉल ऑर्डर। और यकीनन उनको भी अगर हो नहीं रहा तो थोड़ी देर में ये प्रेशर जो है ये फील होना शुरू हो जाएगा इंडीड। हमारे पास 4 लीडिंग इकोनॉमिस्ट ऑफ द कंट्री हमारे साथ हैं इस वक्त। एक सवाल हमने उनसे पूछना है और वो सवाल ये है कि ऑब्वियसली मिफ्ता इस्माइल को मुश्किल हालात में मईशत मिली, मुश्किल फैसले करने पड़े, लेकिन अब तो ऑब्वियसली चेंज हो गया मामला और जितने भी वसाइल और मसाइल के साथ मिफ्ता साहब की बतौर वज़ीर ख़जाना परफॉर्मेंस थी वो आपके ख्याल में कैसी रही? सबसे पहले अकबर जैदी हमारे साथ मौजूद हैं। जी अकबर साहब, शुक्रिया आपने वक्त दिया, बताइएगा। सवाल भी आपने सुन लिया, सवाल भी आपने सुना, तो मिफ्ता साहब की परफॉर्मेंस को कैसा रेट करेंगे आप? मेरा ख्याल है मिफ्ता इस्माइल ने बहुत शानदार कारकर्दगी अंजाम दी है 5-5.5 महीने में। जिस वक्त वो आए थे ये बार ये बात सुनने में आ रही थी कि मुल्क का मईशत का दिवालिया निकलने वाला है, हम डिफ़ॉल्ट करने जा रहे हैं, और ये आते ही शायद उसी हफ्ते में इन्होंने IMF के साथ बातचीत शुरू कर दी थी। हमारा IMF का एक मुआहदा था जो PTI गवर्नमेंट ने साइन किया था, लेकिन वो बहुत अरसे तक मुअत्तल था। और कोई भी आता, वज़ीर ख़जाना जो आता, उसका काम यही होता कि वो IMF का प्रोग्राम बरकरार रखता, जारी रखता, दोबारा से वही प्रोग्राम शुरू करता। तो काफ़ी सख्त शराइत मिफ्ता को माननी पड़ी, उन्होंने मान ली, लेकिन और कुछ मईशत को मुस्तहकम किया, सहारा दिया। तो मैं तो उनको बहुत दाद दूंगा, उनका शुक्रिया भी एक तरह से हम अदा कर सकते हैं कि श्रीलंका वाली सूरत हाल जो बार बार सुनने में आ रही थी कि पाकिस्तान में होने वाली, वो नहीं हुई। और मेरा ख्याल है कि इनको इस तरह नहीं निकालना चाहिए था। आप कह रहे हैं कि उनके पास कोई और चारा नहीं था सिवाय इसके कि जो पिछली हुकूमत IMF से मुआहिदा करके गई थी उसको आगे बहाल करें। अब अच्छा जी, यही सवाल खुर्रम हुसैन साहब को भी हम कर रहे हैं कि वो सबसे पहले तो रेट करें कि उनको मिफ्ता इस्माइल की परफॉर्मेंस कैसी लगी बतौर वज़ीर ख़जाना। मिफ्ता साहब की एक मिशन थी, सिर्फ वो थी कि IMF प्रोग्राम जो है उसको वापस बहाल किया जाए।
वो प्रोग्राम जो था जनवरी में अप्रूव हुआ था, फरवरी में उसके डॉक्यूमेंट्स रिलीज हुए थे 2022 में, और फरवरी के महीने में ही खान साहब ने उल्टी कमिटमेंट्स दे के उस प्रोग्राम को दोबारा से तोड़ दिया था। ये दूसरी दफ़ा तोड़ा गया खान साहब की तरफ से प्रोग्राम। एक दफ़ा मार्च 2021 में जब उन्होंने हफीज़ शेख को निकाला और शौकत तरीन को लेके आए, वो वाला प्रोग्राम भी टूटा था और रीनेगोशिएट करने की कोशिश की गई थी, और ये दोबारा से जब वो बहाल हुआ था तो दोबारा टूट गया था। तो मिफ्ता साहब के पास को एक ही मिशन दी गई थी कि इसको किसी तरह से वापस बहाल किया जाए। तो इन अ सेंस आप ये समझ सकते हैं कि जब मिफ्ता साहब आए हैं एंड अप्रैल में, तब से लेके अब तक उन्होंने जितना जो काम किया है सिर्फ और सिर्फ इमरान खान और शौकत तरीन की दी हुई जो कमिटमेंट्स थी IMF को, उनको पूरा किया। विच इज़ वेरी ट्रू, थैंक यू सो मच खुर्रम हुसैन। ये टास्क ऐसा है, इतना मॉन्यूमेंटल और मेहनत टास्क है कि पिछली मतलब हुकूमत की भी बात करें तो उनको भी बहुत से लोग बदलने पड़े, अभी भी बदले ही जा रहे हैं, तो लिहाजा इट्स अ टफ चैलेंज फॉर एनीबॉडी। गेटिंग द IMF एग्रीमेंट बैक इन प्लेस वाज एन अपहिल टास्क, और मिफ्ता साहब की आपके मुताबिक यही प्राइमरी जिम्मेदारी थी। मोहम्मद सुहेल साहब, इकोनॉमिक एक्सपर्ट, वो मिफ्ता साहब की कारकर्दगी के बारे में क्या कहते हैं उन्हीं से जान लेते हैं। बताइएगा सुहेल साहब, आपको कैसी लगी ये मुख्तसर अरसे में इनकी कारकर्दगी बतौर वज़ीर ख़जाना? मेरे ख्याल में मिफ्ता साहब ने जो भी इक़दाम किए बेशतर अशद ज़रूरी थे, और ये अनपॉपुलर डिसीजन ज़रूर थे, मगर जिसकी वजह से इकॉनमी में इस्तेकाम आया, और इसकी वजह से काफ़ी हद तक शॉर्ट टर्म में डिफ़ॉल्ट का ख़तरा भी टल गया है। और जो प्राइस डिस्टॉर्शन या जो इम्बैलेंसेस पिछले साल 1.5 साल में क्रिएट हुए थे, काफ़ी हद तक उन्होंने IMF की मदद से उसको एड्रेस करने की कोशिश की। तो ऑल इन ऑल अगर आप मुझसे पूछें तो मेरे ख्याल में मिफ्ता साहब की जो परफॉर्मेंस थी पिछले 6 महीने की, वो काफ़ी तसल्ली बख्श थी। यानी उनको काफ़ी टफ डिसीजंस लेने पड़े, वक्त ही कुछ ऐसा था। तो और आवाम की ज़िंदगी भी काफ़ी टफ हुई उससे। खुर्रम शहजाद मौशी माहिर हमारे साथ मौजूद हैं, वो क्या कहते हैं मिफ्ता साहब की कारकर्दगी से मुताल्लिक़, ये भी सुनिए। IMF को ऑन बोर्ड लाना था दोबारा से, उसमें ऑफ कोर्स मिफ्ता साहब ने काफ़ी मेहनत की, और शुरू में वो चले गए थे US और IMF के साथ उन्होंने बात की, और वो एफर्ट जो है वो काफ़ी बड़ी थी, क्योंकि विद इन 3 मंथ्स जो है IMF का जाना और फिर वापस आना ये इस तरह से मुमकिन, इतना आसान होता नहीं है, क्योंकि IMF गया था तो कुछ हमने डिसीजंस नहीं लिए थे उसके हिसाब से, तो IMF चला गया था, और फिर जब IMF वापस आया तो हमें उससे ज़्यादा टफ डिसीजंस लेने पड़े, और ये कन्विंस करना IMF को कि जी हम दोबारा से वो चीज़, वो डील, वो प्रॉमिस ब्रेक नहीं करेंगे, ये बड़ी बात होती है। तो ये एक अच्छी डेवलपमेंट थी, और इस पर काफ़ी एफर्ट थी मिफ्ता इस्माइल साहब की, और उसके साथ साथ डेफिनेटली बजट जो है वो लेकर आना, और बजट में फिर इतना बड़ा पॉलिटिकल कैपिटल भी कंज्यूम करना ऑफ कोर्स, क्योंकि सारी टफ डिसीजंस लेना, जिसमें टैक्सेस का लगाना, जिसमें जो है वो एग्जेम्पशंस का विड्रॉ करना, और फिर पेट्रोलियम प्रोडक्ट प्राइसेस का पास ऑन करना, फिर उसके अंदर पेट्रोलियम लेवी का जो है वो इंक्रीज़ करना IMF के हिसाब से, फिर उसके साथ साथ बिजली की प्राइसेस बढ़ाना, ये सारी वो चीज़ें थी जो हमें टाइम के साथ करनी थी, और इन्होंने आके उसको फिर इम्प्लीमेंट किया। ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी झेला। राइट, बहुत शुक्रिया खुर्रम शहजाद। अच्छा, अब हमारा इन सारों के लिए दूसरा एक और सवाल है, मूविंग ऑन फ्रॉम मिफ्ता इस्माइल। सबसे पहले अकबर जैदी साहब आपके पास वापस आ रहे हैं कि मिफ्ता इस्माइल जो है अब तो वो रुखसत हो गए, इसहाक डार जो है नए माशी टीम के हेड हैं, तो मईशत को भी ठीक रखना है, आवाम को भी रिलीफ देना है, तो बिल्कुल आपके ओपिनियन में क्या चीज़ें हैं, क्या सजेस्ट करेंगे जो कि पहले 2-4 हफ्तों में इनको करना चाहिए? इसहाक डार मुल्क से 4.5 साल बाहर रहे हैं, इनको आज की हकीकत के बारे में नहीं पता। इनको ये नहीं पता कि जिस रफ्तार से महंगाई हुई है, चाहे इसमें डॉलर का रेट हो या ये सैलाब हो या ये हो, इनको पहले आते ही कुछ वक्त लगेगा चीज़ें समझने के लिए।
ये कोई ऐसे जाके ज़बरदस्ती चीज़ें नहीं हिला के फौरी तौर पर नहीं ठीक कर सकते। थोड़ा इनको समझने में वक्त लगेगा, फिर देखेंगे कि इनके ये किस हद तक इनके पास गुंजाइश है चीज़ें करने की। पाकिस्तान इस वक्त IMF के एक प्रोग्राम में है और वो बुनियादी तौर पर तय करता है IMF का प्रोग्राम कि पाकिस्तान को क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, बिजली के रेट कितने बढ़ाने हैं, पेट्रोल कितना बढ़ाना है, डॉलर का रेट क्या होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें पहले से तय हैं, तो उसके बाहर जाके ये नहीं काम कर पाएंगे। अच्छा, पहले तो यू आर वेरी राइट कि उनको सेंसिटाइज करना पड़ेगा 4-5 साल टू बी अवे फ्रॉम द कंट्री, और इस क्रिटिकल क्रूशल टाइम पे बहुत लंबा अर्सा है। जितने भी आप कनेक्टेड रहे, लेकिन ऑन द ग्राउंड रियलिटी वो आपको ऑन द ग्राउंड आके ही पता चलती है। सो ही वुड हैव टू फर्स्ट गेट द सेंस ऑफ थिंग्स एट होम, बैक होम, और उसके बाद कुछ डिसीजंस लेने पड़ेंगे। खुर्रम हुसैन साहब क्या मशवरा दे रहे हैं इसहाक डार साहब को? खुर्रम साहब बताइएगा, आपके ख्याल में अब इसहाक डार साहब वापस आ गए हैं, इनकी क्या प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए? पहली चीज़ तो डार साहब को जो करनी चाहिए वो अपने आप को पुराने ख्यालात से आज़ाद करें, ये बहुत ज़रूरी है। डार साहब जिस किस्म के ख्याल लेके आ रहे हैं और वो बयान करते आ रहे हैं, जुलाई से लेके अब तक तमाम उनके बयान जो सामने आए हैं, उनसे यही जाहिर होता है कि वो पुराने ज़माने के ख्याल से ताल्लुक़ रखते हैं। मिसाल के तौर वो बिलीव करते हैं कि एक्सचेंज रेट जो है वो फिक्स होना चाहिए और गवर्नमेंट को सेट करना चाहिए, उसमें मार्केट का रोल जो है या तो ना हो या बिल्कुल मिनिमल होना चाहिए। ये नहायत ही नुकसानदेह किस्म की एक पॉलिसी होती है। शॉर्ट टर्म में लगता है कि ये बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन लॉन्ग टर्म में यही पॉलिसी मुल्क को बैंकरप्ट कर देती है। ये पिछली दफ़ा हुआ था 2013 से लेके 16 तक पाकिस्तान में, जब डार साहब ने स्टेबल एक्सचेंज रेट रखा था, तो उस ही के नुकसानदेह असरात जो थे उन्होंने 17 और 18 में पहुंच के इस मुल्क को बैंकरप्ट कर दिया था, जिसकी वजह से फिर PTI गवर्नमेंट को IMF की तरफ जाना पड़ा था। और अब वो वापस आ रहे हैं यही वाले ख्याल लेते हुए, और अब जिस पोजीशन में पाकिस्तान है ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि रियलिटी से हट के अपनी पॉलिसीज बनाए। That's a very मुफीद मशवरा। आई होप कि सोच तो डेफिनेटली वो बदलनी ही पड़ेगी, एज यू जस्ट सेड कि वो पिछले वाले हालात रहे भी नहीं है, नॉट दैट दे वर्कड आउट वेरी गुड आइदर। अच्छा जी, खुर्रम हुसैन थैंक यू सो मच। और मोहम्मद सुहेल आपकी तरफ आ रहे हैं और आपसे भी यही सवाल है कि सबसे पहले तो इसहाक डार की प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? व्हाट आर द फर्स्ट फ्यू थिंग्स दैट ही शुड डू इमीडिएटली? देखिए, मुझे तो लगता है पहले 2-4 हफ्तों में उनको अपना प्लान देना चाहिए कि अगले 1 साल का प्लान क्या है, और वो प्लान जो है वो ज़मीनी हक़ाइक़ को सामने रखते हुए देना चाहिए, क्योंकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान एक सख्त IMF के प्रोग्राम में है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो दुनिया के हालात हैं वो बहुत बुरे हैं, जो क्रेडिट मार्केट्स हैं जिससे हम बोरिंग करते रहते हैं वो ऑलमोस्ट बंद हो गई हैं, यानी बोरिंग करना बहुत मुश्किल है। और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जो महंगाई है वो बहुत ज़्यादा है। तो मेरे ख्याल में डार साहब को पहले तो अगले 1 साल का प्लान बताना चाहिए कि जो चैलेंजिंग हालात हैं उसमें वो क्या करना चाहते हैं और वो क्या कर पाएंगे। सही आप कह रहे हैं। आपने इम्पोर्टेंट बात की है कि जहाँ से पहले हम बोरो करते थे और कर सकते थे, तो अब वो सारे दरवाजे भी बंद होना स्टार्ट हो गए हैं, वो एग्जॉस्ट हो जाती है ना ऑप्शंस भी। अच्छा जी, अभी हमारे साथ हैं खुर्रम शहजाद साहब, और वो क्या कहेंगे कि इसहाक डार साहब को क्या अपनी सोच तब्दील करनी चाहिए या पुराने तरीक़ों पे ही अमल पैरा होना चाहिए? उन्हें क्या करना चाहिए? खुर्रम शहजाद साहब बताइएगा। देखिए, मेरे ख्याल में इस वक्त ऑप्शंस लिमिटेड हैं, चैलेंजिंग सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा है, और इसमें सबसे बड़ी बात जो है वो हमारे पास रिज़र्व्स की जो लेवल्स हैं, जो डॉलर रिज़र्व्स हैं, वो इतने ज़्यादा नहीं है इस वक्त, और हम बहुत ज़्यादा इस वक्त वेंचर कुछ नहीं कर सकते कि हम उन डॉलर्स को यूज़ करके समहाउ अपनी पैरिटी को जो है वो मेंटेन करें। इस वक्त पूरी दुनिया में जो है वो डॉलर जो है ऊपर जा रहा है, और डॉलर के साथ जो है पैरिटी जो है वो स्टेबिलिटी लाई जाए। तो हमारे यहाँ भी यही है कि हमें शायद स्टेट बैंक को ज़्यादा इस पर जो है वो तवज्जो देनी चाहिए, बनिस्बत इसके कि जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में आता है वो देगा, क्योंकि वो तो ओवरऑल फाइनेंसेस देख सकता है, वो ओवरऑल इकॉनमी को देखेगा, ओवरऑल किस तरह से ग्रोथ को जो है वो एटलीस्ट कुछ हद तक ग्रोथ बरकरार रखी जाए, टैक्सेस को थोड़ा कम किया जाए, इन्वेस्टमेंट को सपोर्ट दी जाए, मिनिमम लेवल पे एक्सपोर्ट्स को हमें जो है वो आगे लेके बढ़ना है, क्योंकि इंटरनेशनल रिसेशन आया हुआ है, पाकिस्तान में भी रिसेशन है, फ्लड बहुत ज़्यादा आए हुए हैं,
तो मेरे ख्याल में रिलीफ एफर्ट्स पे काम किया जाए बहुत ज़्यादा, और उसके साथ साथ जो रिलीफ एफर्ट्स से जो उनको जो फंडिंग की ज़रूरत है वो बेसिकली दुनिया से हम किस तरह से जो है नेगोशिएट कर सकते हैं, IMF के साथ किस तरह से मज़ीद बेहतर प्रोग्राम नेगोशिएट कर सकते हैं इसी प्रोग्राम को, और फिर वर्ल्ड बैंक, IMF और जो फ्रेंडली कंट्रीज इनके साथ जाके बात करना और लेकर आना पैसे। ये मुफ्ता इस्माइल ने भी कोशिश की, ये सागदार साहब भी कोशिश करेंगे आई एम श्योर, और ये सब चीज़ें यूटिलाइज होंगी तो डेफिनेटली चीज़ें बेहतर होंगी। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका खुरम शहजाद साहब। एक मौशी माहिरीन की राय आपने सुन ली, मिफ्ता साहब की परफॉर्मेंस और एक सागदार साहब को बहुत से मुफीद मशवरे दिए गए हैं। अब देखना यह है कि वो पुराने ऑर्थोडॉक्स जो पहले आजमाए हुए हथियार हैं या आजमाई हुई पॉलिसीज़ हैं उन्हीं पर अमल पैरा होते हैं, लेकिन इट हैज़ वर्कड वेल इन द शॉर्ट टर्म, लेकिन लॉन्ग टर्म में खुर्रम हुसैन साहब भी कह रहे थे कि उन चीज़ों के नुकसानात होते हैं। और दूसरा ये शॉर्ट टर्म में हमें रिलीफ भी चाहिए, ये भी देखना है कि हमें शॉर्ट टर्म में रिलीफ भी चाहिए, मतलब क्योंकि आम आदमी बहुत मुश्किल में है। आपको थोड़ा सा ईजी करना पड़ेगा, इनफैक्ट दैट इज द जॉब जिसको कहते हैं ना, और जो कि बड़ा चैलेंजिंग होगा। आई वंडर हु वुड वांट टू बी इन दिस पोजीशन एट दिस मोमेंट, और लॉन्ग टर्म भी हमारा ख्याल रखना होगा, लेकिन आप आए हैं तो इंशाल्लाह। ऑलराइट, अच्छा जी, मूविंग ऑन एंड लेट्स टॉक अबाउट क्रिकेट अ लिटिल बिट। नॉट दैट आज मैच है, आज मैच नहीं है, मैच इंशाल्लाह लाहौर में कल होगा, लेकिन टीमें लाहौर पहुंच गई हैं और पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमें जी बिल्कुल आज प्रैक्टिस करेंगे कदाफी स्टेडियम में, और कल रात दोनों टीमें जो थी वो लाहौर पहुंच गई थी, और जिसके बाद इंग्लैंड और पाकिस्तान की क्रिकेट टीमों को सख्त सिक्योरिटी में होटल जो है वो पहुंचाया गया है। अच्छा, लाहौर में हमने देखा ऑन द कॉन्ट्ररी, वैसे कराची में इफ़ यू हैव बीन टू द स्टेडियम ड्यूरिंग दिस सीरीज तो ज़रा सिक्योरिटी का जो पहले वबाल होता था ना जो शहरियों की, आपने देखा होगा इस दफ़ा शोर होगा ज़रा कम देखा होगा आपने, नहीं तो लोग कहते थे ना हमें किस हिसाब में मुब्तला कर दिया है, वो इसलिए क्योंकि काफ़ी लीनियंट कर दिया गया, विच इज़ सॉर्ट ऑफ अ साइन के यहाँ नॉर्मलाइजेशन की तरफ भी जिंदगी जारी है। लेकिन लाहौर में, और अल्हम्दुलिल्लाह बाय द वे दैट वर्कड आल्सो, ऐसे भर के लोग गए, पूरा स्टेडियम भरा हुआ था। किसी ने उस तरह कंप्लेन नहीं किया जिस तरह लास्ट टाइम कंप्लेंट्स आती थी। सो वी आर एक्सपेक्टिंग द सेम फ्रॉम लाहौर। एक तो स्टेडियम्स भरे होने चाहिए लाहौरियों, और दूसरा ये कि आज लाहौर में ऑन द कॉन्ट्री सिक्योरिटी बहुत टाइट है। सर्विस रोड तक आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। यहाँ तो आप जहाँ होटल में रह रहे थी टीम, वहाँ आप जाके नीचे चाय कॉफ़ी भी पी सकते थे, कोई भी आम शहरी, तो ऐसी कोई कदगन नहीं थी। लेकिन लाहौर में तो इट्स अनदर लेवल ऑफ सिक्योरिटी। आई वंडर उसकी शायद कुछ वजूहत होंगी, लेकिन साथ ही साथ शहरियों की सहूलत का भी ख्याल रखें। जो भी इंतज़ामिया है PCB की और दीगर जो लाहौर पंजाब हुकूमत इस सिलसिले में इंतजाम कर रही है, मेन बुलेवार्ड पे अदरवाइज बहुत प्रेशर होता है और लोग फिर रुल जाते हैं। अच्छा, अब द वर्ड इज़ के शादाब खान और नसीम शाह विल बी इंक्लूडेड इन द पाकिस्तान टीम, तो लिहाजा आपको पता ही है कि शादाब खान तो बिल्कुल नहीं कराची में जब मैचेस हुए हैं तो टीम का हिस्सा नहीं थे। नसीम शाह ने एक वैसे मैच खेला था। तो अब द वर्ड गोइंग अराउंड इज़ के दोनों दे आर बैक इन द टीम इन द प्लेइंग 11, और इनको भी आप एक्शन देख सकते हैं। तमाम सीनियर क्रिकेटर्स, आपको पता है एक्सपर्ट्स जो हैं वो यही राय रखते रहे हैं कि भाई रोटेशन पॉलिसी होनी चाहिए, सबको मौका भी मिलना चाहिए, जो ओवर एग्जर्टेड हैं उन्हें आराम भी मिलना चाहिए। सो दैट इज़ इट। बट रिजवान कब आराम लेंगे? हाँ, क्या रिजवान कब आराम लेंगे? हाँ, ये बहुत है। वो मेरा ख्याल है वो खुद ही नहीं चाहते कि वो आराम उनका हो। well for him, तो फिर ठीक है। आउट ऑफ 7 हम 2 इंग्लैंड 2 पाकिस्तान जीत चुके हैं ना, इसीलिए तो ये ज़रा और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है। वरना ऑलरेडी अगर अनइक्वल होता तो थोड़ा सा दिल हमारा हिल चुका होता, लेकिन अभी तो लाहौरियों से हम ये कहेंगे कि ज़रा प्रैक्टिस सेशन होगा तो आपको थोड़ा सा रूट वूट का ख्याल रखना होगा। जहाँ भी पहुँचना है पहले से निकलें, वक्त से पहले से निकलें। हाँ, बिल्कुल, ब्रेक के बाद। और यस, ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक। सैलाब ज़दा इलाकों की वही सूरत हाल है, पर्टिकुलरली बलूचिस्तान और सिंध। अभी तक यहाँ पे पानी नहीं निकाला जा सका है। लोगों को खैमों की भी ज़रूरत है, मच्छरदानियों की भी ज़रूरत है, और दवाइयों की भी ज़रूरत है, खुराक की भी ज़रूरत है। और हमें ऐसा लग रहा है कि वो जो इनिशियल होता है ना ज़ील और जज्बा, और वो थोड़ा हम इसलिए दोबारा से आपको बारहा बता रहे हैं कि वो थोड़ा मध्यम पड़ने लगता है। जो कैंप्स इर्द गिर्द सड़कों के इर्द गिर्द लगे होते हैं उनमें भी ज़रा सामान कम होना शुरू हो जाता है। आपको पता है कि दिस इज ह्यूमन नेचर एज वेल, सो दैट इज ट्रू। अच्छा, मैं ये जो आपके टेंट्स और दवाइयाँ और मतलब इतनी चीज़ें हैं, यू रियली हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच फ्रॉम देम। लेकिन टेंट फिर भी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसलिए हो जाती है बिकॉज अगर छत ना हो और आप लिटरली इस तरह सड़कों पर बैठे हो, एक प्राइवेसी भी ना हो ज़िंदगी में, मतलब वैसे तो कुछ भी नहीं है, लेकिन टेंट ख़ास तौर पे अगर आप डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस की वेबसाइट्स पे जाए ना जहाँ आप डोनेशन दे सकते हैं, तो टेंट्स के लिए अलहदा है।
तो इसलिए जस्ट टू मेक इट ईजियर फॉर पीपल कि उनको एग्जैक्टली पता हो कि वो किधर डोनेट कर रहे हैं, तो प्लीज़ डू डोनेट। एक दफ़ा फिर आपको यही बता रहे हैं कि सैलाबज़दा इलाकों में पानी अब तक मौजूद है, जिसकी वजह से बीमारियां तो ऑब्वियसली फैल रही हैं। खैरपुर में 24 घंटे के दौरान सैलाब से मुतासरा 6 अफराद मुख्तलिफ अमराज का शिकार होकर इंतकाल कर गए हैं, मतलब बिल्कुल ख़त्म ही हो रहे हैं। और दादू में 4 साला बच्चे समेत 5 अफराद मौत के मुँह में चले गए हैं। ज़िला दादू में मलेरिया, डायरिया, गैस्ट्रो के मरीजों की तादाद जो है 27,000 सिर्फ 27 खैर हो तो क्या ही बात हो, 27,000 तक जा पहुंची है। मुख्तलिफ बीमारियों के बायस एक माह के दौरान अमवात की तादाद जो है वो 32 हो गई है। ये एक महीने की हम सिर्फ बात करें, और ये डॉक्यूमेंटेड अकाउंट्स हैं जो आपको बता रहे हैं। और फिर हम आपको हमेशा कहते हैं इसके अलावा इतने ज़्यादा और फिगर्स होते हैं जो कि कभी इस तरह पता नहीं चलते। एक तरफ सैलाब ज़दगान जो हैं वो बेसरो सामानी के आलम में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और दूसरी तरफ उन पर एक नई मुसीबत आने वाली है, क्योंकि जिस तरह के हम पहले जिक्र कर रहे थे, सर्दियाँ सर पर खड़ी हैं और अस्तोर समेत दीगर पहाड़ी इलाकों में तो बर्फ़बारी शुरू भी हो गई है। और ऐसे में छत है, खुराक से महरूम मुतासरीन सैलाब की मुश्किलात बढ़ने का अंदेशा क्या है, बढ़ रही हैं। सिंध और बलूचिस्तान समेत दीगर मैदानी इलाकों में भी कड़ाके की आपको पता है सर्दी पड़ती है, और हुकूमत को सर्दी आने से पहले सैलाब मुतासरीन के लिए कुछ इक़दाम बढ़ाने होंगे ताकि उससे पहले ज़्यादा से ज़्यादा लोग एटलीस्ट शेल्टर तो मिल सके। अब महकमा मौसमियात क्या कहता है, सर्दी की लहर कब से बाज़ाब्ता पर्टिकुलरली मैदानी इलाकों में शुरू होगी, ये हम जानते हैं। महर साहिबजाद खान साहब डीजी मेट हमारे साथ। महर साहब, ये तो बहुत ही परेशानी की बात है, बिकॉज नॉट दैट वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग, लेकिन बताएं कि मुल्क के बलाई इलाकों से बारिश और बर्फबारी की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, ये इशारा समझा जा रहा है कि मौसम बदल रहा है। और आपको क्या लगता है कि ये तब्दीली मामूल के मुताबिक है, इन महीनों में इसी तरह ही मौसम बदलता है? बिल्कुल, ये वैसे तो नॉर्मली जब सितंबर का आखिरी हफ्ता या आप देखते हैं कि दिन रातें बड़ी होनी शुरू हो जाती हैं, तो ये इंडिकेशन तो इसी चीज़ की होती है कि रात के टेम्परेचर अब जो हैं वो थोड़े से कम होने शुरू हो गए हैं, और दिन का टेम्परेचर भी उसी निस्बत से थोड़ा सा कम होना शुरू हो जाता है। तो ये इशारा तो यही होता है कि जी हम सीज़न वाइज जो हैं वो सर्दियों की तरफ जा रहे हैं। लेकिन इतनी भी नहीं है कि जी हम कहें कि जी सर्दी का जैसे एक वो दिसंबर या जनवरी में होता है वो है, लेकिन इसमें ग्रेजुअली टेम्परेचर में फ़र्क पड़ना शुरू हो जाता है। लेकिन हमारे इंतहाई शुमाली इलाके जो हैं वहाँ पे चूँकि बर्फ़बारी या इस तरह का मौसम है, बारिश हल्की हो रही है, तो वो थोड़ा सा टेम्परेचर वहाँ पे जल्दी जो ठंडा होने का इम्कान होता है। अच्छा महर साहब, मैदानी इलाकों में बारे में बताइए ज़रा, जो सिंध है और दीगर मैदानी इलाके हैं जहाँ अभी तक पानी जमा है, यहाँ मौसम के बारे में की वजह से कितनी परेशानी हो सकती है आने वाले दिनों में सैलाब मुतासरीन को? हाँ बिल्कुल, ये ऊपर से लेके वो नीचे तक असर होता है, यानी आपके शुमाल में जो टेम्परेचर्स का असर होता है उस वो नीचे भी असर कर रहा होता है। तो वहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन वहाँ पे भी टेम्परेचर जो है वो रात के भी कम हो रहे हैं और दिन का भी ग्रेजुअली जो है वो फ़र्क पड़ना शुरू हो रहा है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो थोड़ा सा वो जैसे होता है कि हम सर्दी की तरफ, अभी तो खैर काफ़ी टाइम है, लेकिन सर्दी में जल्दी इंटर हो जाएंगे। अच्छा, इमीडिएट फ्यूचर की अगर बात करें तो ऑब्वियसली आने वाले 2 माह में तो मौसम तब्दील हो चुका होगा। क्या इस पर सर्दी का सीज़न जो है वो मामूल के मुताबिक रहेगा या शिद्दत और दौरानिया जो है वो बढ़ सकता है? हाँ बिल्कुल, जो इंडिकेशंस हैं कि आपके पास इस वक्त नमी का तनासब काफ़ी ज़्यादा है। फिर आपने देखा है कि आजकल अगर पहाड़ों पे जो है वो बर्फ़बारी या बारिश हो जाती है तो वो डेफिनेटली थोड़ा सा टेम्परेचर को कूल डाउन कर जाती है। तो ये असरात जो हैं वो बिल्कुल ऐसे ही हैं कि जी आने वाले दिनों में या 2 महीने में मौसम तो ठीक होगा, कभी कभार कोई सिलसिला आ भी सकता है, लेकिन ये है कि चूँकि वेस्टर्ली जो है वो जल्दी अप्रोच करेगी तो दर्जा हरारत में फ़र्क पड़ के सर्दी जो है वो जल्दी भी आ सकती है। शुक्रिया आपका महर साहब, आपने वक्त दिया। यही है कि अब सर्दी आने की इंडिकेशन जो है वो ज़ाहिर होना शुरू हो गई है। इससे पहले इमदादी कार्रवाइयों को बढ़ाना होगा। प्लीज़ इस बात को समझने की कोशिश करें जो शायद यूज़ टू ना हो इस सर्दी के। जैसे हम कराची में बैठे हुए, इतनी लेवल की तो सर्दी नहीं होती इधर, लेकिन ये जो सर्दी है ना, ये एक किलर सर्दी होती है। नॉर्थ में भी हमारे जो बाकी सिटीज़ हैं, हम कोयटा की बात कर लें, कोयटा में तो खैर बहुत होती है, बहुत शदीद है सर्दी। तो उसमें टेंटों में रहना
मतलब somehow मेरा तो दिमाग मान ही नहीं रहा ना इस चीज़ को, ये होगा किस तरह। सक्खर से हमें रिपोर्ट करेंगे यासिर फारूकी, वो बता रहे हैं कि क्या हालात में कोई बेहतरी आई है या वही है। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं कौमी शाहराह पे रोड़ी टूल प्लाजा के करीब गोठ सूफन बुर्डो में मौजूद हूँ, जहाँ पे बारिशों ने हर तरफ तबाही मचाई है। यहाँ पे मुतअद्दिद कच्चे हों या पक्के मकानात वो बारिशों के बाइस गिरे हैं। 5 हफ्ते हो चुके हैं बारिशों को रुके हुए, लेकिन उसके बावजूद ये पूरा गांव इस वक्त भी ज़ेरे आब है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा उसामा तलत से वो अगर दिखा सके कि ये ख़वातीन, ये बच्चे इस गाँव में, क्योंकि रोड रास्ते नहीं रहे हैं, पूरा गाँव इस वक्त भी ज़ेरे आब है। इसी पानी से गुजर के ये बच्चे और ख़वातीन जो है आमदोरफ्त करने पे मजबूर हैं। खुले आसमान तले ये अब तक यहाँ पे बैठे हुए हैं। इन्हें ना तो अब तक यहाँ एक टेंट मिल सका है, ना ही कोई मेडिकल टीम पहुँची है, ना ही यहाँ पे कोई राशन का सामान पहुँच सका है। कुछ मुकामी अफराद हैं, हम उनसे जानते हैं। ये बताइएगा कौन कौन सी बीमारियाँ यहाँ पे फैल रही हैं, क्या मुश्किलात हैं? सर इधर जो बीमारियाँ हैं अमूमन जो है मलेरिया ज़्यादा फैला हुआ है, हद से ज़्यादा, क्योंकि इधर काफ़ी गैस्ट्रो और जो बीमारियां हैं हमारे गंदे पानी की वजह से 40-45 के करीब हमारे बच्चे बिल्कुल ही इतने बीमार हैं कि उनको दवाई तक नहीं दे सकते। मुफलिसी हाल हैं, गरीब हैं, और उसके अलावा हमें कोई मदद के लिए नहीं कोई टेंट मिला है, नहीं कोई मच्छरदानी मिली है, नहीं कोई फुहारा गोठ में आया कि मच्छर मार कोई हेल्थ खाते का कोई आ जाए। इनका कहना है कि यहाँ पे कोई मेडिकल टीमें भी नहीं पहुँची हैं, और ये सूरत हाल सक्खर के सिर्फ इस गोठ सुफन बुर्डो की नहीं है। जितने भी तकरीबन नवाही इलाकों में गाँव देहात हैं, सैकड़ों की तादाद में वहाँ पर यही सूरत हाल है। यही सूरत हाल है। 5 हफ्ते हो गए बारिश रुके हुए, लेकिन गांव की हालत आपने पीछे से देखी थी कि अभी तक पानी खड़ा हुआ है। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाज़िर होंगे, और हमें सर्टनली लोगों की मदद और ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है। मूवीज़ में स्पेस में एक्सपेरिमेंट्स तो होते हुए देखे हैं, लेकिन एक एक्चुअल एक्सपेरिमेंट जो रिसेंटली किया गया है उसके बारे में आपको बताएं कि ज़मीन को एस्ट्रॉयड यानी सियारचों की टक्कर से महफूज रखने के लिए तारीखी मिशन में नासा की जानिब से ज़मीन से भेजा गया एक तजुर्बाती स्पेसशिप सियारचे जो है जिसका नाम था डायमॉर्फस से टकराया और उससे तबाह कर दिया। सो इन केस कभी इन द फ्यूचर ये नज़र आए कि कोई एस्ट्रॉयड इतना बड़ा आ रहा है कि जो और जो कि ज़मीन से टकरा सकता है, उसको खला में कैसे डिस्ट्रॉय करना है, इसका एक्सपेरिमेंट हो गया और कामयाब भी हो गया। ये बहुत बड़ा एडवेंचर है जो नासा ने किया है, और ये बहुत बड़ी कामयाबी है। जो स्पेस स्टडीज़ करने वाले लोग हैं वो इसे करार दे रहे हैं कि ज़मीन से मुबैना तौर पर अगर मुस्तक़बिल में कोई भी इस तरह का एस्ट्रॉयड टकराने के करीब आता है तो उसे इस तरह से इस सैटेलाइट के ज़रिए तबाह किया जा सकता है। स्पेसक्राफ्ट 23,500 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से इस एस्ट्रॉयड से टकराया है। कामयाबी पर नासा के इंजीनियर्स और माहिरीन खुशी से झूम उठे। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक जो साइंटिस्ट हैं इन्होंने खला में मौजूद दुनिया की बड़ी टेलीस्कोप जेम्स वेब समेत दीगर दूरबीनों के ज़रिए इस तजर्बे को देखा है, और जो इंटरनेशनल मीडिया है इसके मुताबिक तजर्बे के नताइज चंद दिनों या हफ्ते में सामने आने का इम्कान है। अगर मिशन कामयाब हुआ, यानी सैयारचे के मदार का रास्ता बदल गया, तो ये तरीका ज़मीन की जानिब बढ़ने वाले सैयारचों की रोकथाम के लिए अहम दिफाई हथियार साबित हो सकता है। सो अभी इसके रिजल्ट सामने नहीं आए हैं। अभी सिर्फ इतना पता लगा है कि ये जो सैटेलाइट भेजा गया था, जो इसी मकसद के लिए भेजा गया था कि ये एस्ट्रॉयड से टकरा जाए, वो टकरा गया है। जी, ज़्यादा अलार्मिंग बात यह है कि साइंटिस्ट ऑलरेडी उन एस्ट्रॉयड्स को आइडेंटिफाई कर चुके हैं जो इतने बड़े हैं कि वो टक्कर जो है हो सकती है। अब ऑब्वियस ये फ्यूचर की बात हो रही है, हो ना हो दैट्स अनदर स्टोरी, लेकिन आपको पता ही है कि पहले ही प्रीएम्प्टिवली ही कुछ किया जाता है, सोच लिया जाता है। अब जो विजुअल्स हम देख रहे हैं, द वे इट इज़ हैपनिंग, ये इट सीम्स लाइक आउट ऑफ अ मूवी। और सच बताऊं तो जब मैंने पहले ये खबर पढ़ी तो ये एनिमेट करके समझाने के लिए एक्चुअली नासा ने रिलीज की। ये देखें ना, ये एस्ट्रॉयड से ये सैटेलाइट टकराया। पता नहीं ये एस्ट्रॉयड के मुकाबले में इसका हजम इतना ही होगा या नहीं होगा, बट इसका कहना है, जस्ट टेल यू, एक एक्चुअल फुटेज है इसमें, अच्छा, और एक एनिमेटेड है जिसमें समझाया जा रहा है कि एक हुआ किस तरह, तो एक एक्चुअल भी है। सो अब इसका नतीजा क्या निकला, मतलब इसका महवर, इसका डायरेक्शन, अगर कोई
था ऑलरेडी डिटर्मिनेड, वो तो सर्टनली था, ये ऑलरेडी पता ही था, वो तब्दील हुआ इस टक्कर के नतीजे में कि नहीं हुआ, ये चंद हफ्तों में बात सामने आ जाएगी। सो जैसे वो बात सामने आएगी हम आपको वो भी बताएंगे। हाँ, लेकिन अभी कोई एस्ट्रॉइड ऐसा नहीं है जो कि ऐसे कोई डेंजर होकर टकरा जाएंगे। ये फ्यूचर के लिए प्रीएम्प्टिवली जो बातें होती हैं ये वो हो रहा है। एनीवे, मत डरें, ये तो वैसे ही आपको खबर एक बतानी थी। वील सी यू इन द सेकेंड आवर ऑफ जियो पाकिस्तान। स्टे विद अस। अच्छा जी, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। कराची में जो लोग आपको बताइए रहते आए हैं बड़े अरसे से, साल से जो खबरें सुनते आए हैं कराची के बारे में, आजकल हम भी सालों से अब यहाँ रह रहे हैं, ऐसा लगना शुरू हो गया। आपको पता है स्ट्रीट क्राइम तो दुनिया के हर शहर में होता है, लेकिन कराची में ये जो डकैती, मुज़ाहमत पर कत्ल की वारदातें हैं या कत्ल के वाक़यात हैं, अब ये मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, ये एक्चुअली नंबर भी बड़ा है या सिर्फ हमें लग रहा है कि ये डकैती, मुज़ाहमत पर कत्ल बढ़ गए हैं, ये हम पूछेंगे, जानेंगे भी। लेकिन साथ ही कराची में एक इंतज़ामी तब्दीली भी आई है, वो भी आपको बता दें। जैसे कि आपको पता है कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने ओहदे से इस्तीफ़ा देने का ऐलान कर दिया। उन्होंने ट्वीट किया और वैसे तो उन्होंने कहा कि मेरे पर्सनल रीजंस हैं कि मैं ये ओहदा जो है छोड़ रहा हूँ, लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि यहाँ काम करना बहुत मुश्किल है, रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। मतलब अगर उस लेवल के शख्स को रेजिस्टेंस मिल रही है तो आप सोच ही लें कि हकीकत क्या है उसमें। अदालत वाला मामला भी हो सकता है जिसमें उन्होंने कहा जी हमें म्यूनसिपल टैक्स जो है वो बिजली के बिलों में नहीं वसूल करने दिया जा रहा। तो खैर एक खबर ये भी है, एक इत्तला ये भी है कि MQM के साथ जो डील हुई थी जब ये वफाकी हुकूमत बन रही थी, उसके नतीजे में भी हैदराबाद और कराची के एडमिनिस्ट्रेटर्स का ताल्लुक प्रॉबली MQM से होना है। सो उस सिलसिले की भी एक कड़ी हो सकती है। अच्छा, लेकिन एक चीज़ जिसकी उम्मीद थी, जो कि लगता है वो पहले भी नहीं हुआ उस तरह, लेकिन लगता है अब तो बिल्कुल ही नहीं होगा, वो सेफ सिटी प्रोजेक्ट का, जिसके बारे में हमने मुर्तज़ा वहाब साहब से भी पहले कभी बात की थी और इंतज़ार में भी थे कि शायद ये अब जो बाकी हमने मुल्क में मॉडल्स देखे हैं, जैसे लाहौर में भी है, इस्लामाबाद में भी है, उस पर उसके तर्ज का कुछ होगा, लेकिन लगता नहीं है कि इस पर कोई प्रोग्रेस हुई है। इन एनी केस मुर्तज़ा वहाब का क्या कहना है, ये 3 फेजेज़ में ये चीज़ होगी। तो पहले फ़ेज़ में तकरीबन कोई 8-8.5 अरब रुपए रिक्वायर्ड होंगे। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि हुकूमत फौरी तौर पर ये पैसे प्रोवाइड करेगी ताकि आप पहले फ़ेज़ को कंप्लीट कर सकें, जिसके अंदर कराची के एंट्री एग्जिट पॉइंट्स, आपका रेड जोन, पोर्ट की आपकी इंस्टॉलेशंस, एयरपोर्ट वगैरह जो इंपॉर्टेंट आपके मकामात हैं उनको किया जाए और फिर सेकंड और थर्ड फेज़ में इसको आप पूरे शहर में लेके जाएं। तो भी हालिया लकी स्टार वाला, यूनाइटेड बेकरी वाला बड़ा अनफॉर्चुनेट दहशतगर्दी का वाक़या था, उसके अंदर आपको तमाम वो CCTV फुटेज जो हमने कंक्लूड किया कि ये जुर्म किस शख्स ने किया था, दहशतगर्दी की कार्रवाई में कौन इन्वॉल्व था, उसकी तमाम आपके पास वीडियो फुटेज अवेलेबल है, जिसके ऊपर मैं समझता हूँ कानून नाफिज करने वाले इदारों ने, पुलिस ने बड़ा अच्छे तरीके से CTD ने काम किया। अच्छा, तलहा हाशमी को इंटरव्यू दे रहे थे जी, जून का ये इंटरव्यू है। तलहा हमारे साथ ही मौजूद हैं। तलहा, जून में बड़ा कॉन्फिडेंटली मतलब पूरा प्लान उन्होंने आपके सामने पेश कर दिया था कि अब ये होगा, इस फेज़ में ये होगा, उस फेज़ में ये होगा। ये फेज़ से आगे बढ़ पाई बात, मतलब बातों से? देखें, सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो है ना, अगर हम इसकी टाइमलाइन को देखेंगे तो बेसिकली ये 2016 में कोर्ट ने इसका नोटिस लिया था और हुक्म दिया था कि जी 2016 में दिया था। AD ख्वाजा उस वक्त के पुलिस चीफ थे। उसके बाद सिंध गवर्नमेंट ने एक कंसल्टेंसी फर्म को ये मंसूबा दिया, फिर ये कटाई में पड़ गया, फिर 2018-2020 में फिर कोर्ट ने इस पर ऑर्डर किया, नोटिस लिया, फिर उसके बाद सिंध गवर्नमेंट ने इसके टेंडर देना शुरू किए, फिर उसके बाद बिल आखिर नैब के खौफ से ये मंसूबा NRTC को दे दिया गया। अब जब NRTC को दे दिया गया तो इसकी PC1 पे काम हो रहा था, इसकी कंसल्टेंसी चल रही थी, और अगर सब कुछ चलता रहता तो 2024 में, जो कि अगर असल ओरिजिन जो इसका 2016 था, 2024 में जाके इसका पहला फ़ेज़ कंप्लीट होना था। बट इस पे काम ऑफिशियल बताते हैं चल रहा है, इस पे सेफ सिटी अथॉरिटी बनाई है, इस पे काम चल रहा है, बट अभी वो कहते हैं ना हनूज़ दूरस्त दिल्ली दूरस्त, तो अभी इस पे इसकी जो फाइबर केबलिंग है वो हो रही है, फाइबर इसका बिछाया जा रहा है। कुछ 1700 किलोमीटर का तो सिर्फ इसका फाइबर केबल बिछना है, उसके बाद इस पर काम शुरू होना है। और अभी कुछ दिनों पहले हुकाम ने दावा किया था कि इसका एक मॉडल प्रोजेक्ट सेफ सिटी के लिए उन्होंने वो किया, बट अभी बहुत दूर है चीज़ें। और ज़ाहिर है जिस तरह मुर्तज़ा वहाब इसको फॉलो कर रहे थे, या जो तैमूर तालपुर हैं वज़ीर IT वो इसे फॉलो कर रहे हैं, CM सिंध फॉलो कर रहे हैं, दावे अपनी जगह बज़ाहिर मौजूद हैं और ये दावे आज से 6 साल पहले से मौजूद हैं। बट
ग्राउंड पर और इसकी कितनी वो है, अब जो मकसूद मेमन है उनको ये प्रोजेक्ट दे दिया गया। मकसूद मेमन के बारे में लोग डिफरेंट ओपिनियंस रखते हैं। ज़ाहिर है उनका एक SSU मॉडल प्रोजेक्ट है, दीगर उनके मॉडल प्रोजेक्ट हैं, अभी वो मकसूद मेमन को दिया गया है। अब बट अभी भी अगर आप ये कहें कि 2024 में मनसूबा मुकम्मल होता हुआ नज़र आ रहा है तो शायद बहुत कॉन्फिडेंटली इसे नहीं कहा जा सकता। देखिए प्रोजेक्ट हेड्स जब चेंज होते रहते हैं तो प्रोजेक्ट पीछे से चल रहा होता है, बिकॉज जब कोई जैसे मुर्तज़ा वहाब की अभी हम बात करें, इतनी डिटेल्ड के 4000 पहले लगेंगे कैमरे, फिर 6000, मतलब बड़ी डिटेल्ड उनकी ब्रीफिंग थी। एक ताजिर कम्युनिटी वाज ऑन बोर्ड विद इट, मतलब वो कह रहे थे कि हम देते हैं, हमसे मदद लें। बहुत मोमेंटम था इस चीज़ का। देखें मुर्तज़ा वहाब एक बड़े एनर्जेटिक किस्म के, हमने देखा कि पिछले जितना उनका एडमिनिस्ट्रेटरशिप का एक पीरियड था, बड़े एनर्जेटिक रहे, रात में दिन में सुबह में आपको नज़र आते रहे। अब इसमें जो है ना, मैंने उनसे पूछा था कि जी अभी ज़ाहिर है अभी इसमें टाइम लगेगा, 2024 वी आर सिटिंग इन 2022, अभी ये मुकम्मल नहीं हुआ, 2024 में पहला मरहला मुकम्मल होना है। वो भी फर्स्ट फेज़ की बात हो रही है। जी फर्स्ट फेज़ की बात हो रही है। अब उसमें ये था कि इसके बीच में कोई ताजरों से, जैसे लाहौर में जब सेफ सिटी बन रहा था तो इन्होंने ताजरों को पाबंद किया था, बड़े मॉल्स को पाबंद किया था, जो वहाँ के रिहायशी उनको पाबंद किया था कि जी वो कैमरास लगाएं। अब ये हुकूमत की एक, आप ये कह लें कि ये जो बुनियादी जिम्मेदारी है वो हुकूमत की जिम्मेदारी है। सेफ सिटी कराची का हक़ है और ये हक़ उसको उस वक्त मिलना चाहिए था जब डेनियल पर्ल का 2001 में अगवा हुआ था, कत्ल हुआ था। ये उस वक्त का मंसूबा कानून नाफिज करने वाले इदारों के उसमें है और वहाँ पे मुकम्मल हो जाना चाहिए था। आज हम 21 साल बाद इस पर बात कर रहे हैं कि सेफ सिटी क्यों मुकम्मल नहीं हुआ। अब इसका जो एक आसान हल निकाला गया है वो कम्युनिटी पुलिसिंग के नाम पर है। अब लोगों को इनकरेज किया जा रहा है, कम्युनिटीज़ को इनकरेज किया जा रहा है कि जी आप आएँ, आप अपनी जिम्मेदारी के लिए खुद कैमरा लगाएं, खुद इंफ्रास्ट्रक्चर लगाएं, खुद अपने पैसे लगाएं, पुलिस उस पर बैठेगी। ये तो हो ही रहा था, मतलब बहुत से गली मोहल्लों में भी अगर आप देखें, ये देखें तो वही देखिए मुझे और आपको अगर अपनी सिक्योरिटी करनी है तो हमें अनफॉर्चुनेटली इस शहर में, इस मुल्क में हमें खुद अपने पैसे खर्च करने पड़ेंगे। हम टैक्स पेयर्स हैं, मैं आप टैक्स पेयर्स हैं, हम टैक्स देते हैं और ये हमारा हक़ है कि हमारी सिक्योरिटी होनी चाहिए। कानून नाफिज करने वाले इदारे, अथॉरिटीज़, ये आपका हक़ है, मेरा हक़ है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें इस पर भी अपने पैसे खर्च करने पड़ते हैं और कम्युनिटी पुलिसिंग एक उसी का हिस्सा है कि कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत अब जो मुआहदा किया है कराची पुलिस ने कम्युनिटीज़ के साथ, वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट कैमराज लगा रहे हैं, टेक्नोलॉजी वो हासिल कर रहे हैं और पुलिस उसको देखेगी और पुलिस से इस्तेफादा लेगी। अच्छा, इसी सिलसिले में आपको पता है कराची का बिजनेसमैन हमेशा हर काम में आगे आगे रहता है और सदर कराची चैम्बर मोहम्मद इदरीस मेमन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी ज़रा जानते हैं कम्युनिटी पुलिसिंग, ये सारा निज़ाम उनका क्या इरादा है। इदरीस साहब, कराची की बदअमनी पर आपको पता ही है मुल्क में सबसे बड़ी आवाज़ चैम्बर की होती है, लेकिन रवा महीने एडिशनल IG के दौरे के मौके पर कुछ हमने देखा तलखी भी हुई है। अब AIG के दौरे के बाद सेफ सिटी मनसूबे पर दोबारा बात शुरू हो गई है। पुलिस की कारकर्दगी से आप लोग क्या मायूस हैं या अभी भी पूरी उम्मीद है कि हो जाएगा काम? देखिए, हम पूरे कराची की बिजनेस इंडस्ट्रियल कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पूरे पाकिस्तान का 67% से ज़्यादा टैक्स दे रहे हैं, सिंध का 95% टैक्स दे रहे हैं। तो हमारे ऊपर जो जिम्मेदारी है सच बोलने की, तो हम उससे पीछे नहीं हटेंगे, चाहे वो किसी को बुरा लगे, किसी को अच्छा लगे, ख्वाह वो रेंजर्स हो, पुलिस हो, फौज हो। जो अच्छा काम करेगा हम उसे सराहेंगे और जो गलत काम करेगा या काम करने से गुरेज करेगा तो हम ज़रूर उसको पिन पॉइंट करेंगे। देखें, जब एडिशनल IG साहब बहुत अच्छे अफसर हैं और बहुत सारी हमारी बहुत पुरानी इनके साथ ताल्लुकात हैं और जिस तरह वो काम कर रहे थे, इन तमाम बातों के बावजूद जो मीडिया पर आई, हमने बात की, उन्होंने बात की, इसके बाद उन्होंने हमसे सेफ सिटी प्रोजेक्ट के लिए ताउन मांगा और हमने उनको कहा कि ज़रूर कोई भी ऐसा काम जो कराची और पाकिस्तान की फलाह और बहबूद के लिए होगा तो कराची चैम्बर अपना किरदार उसमें अदा करेगा। और हमने फ़ौरन इसका इनेकाद के लिए 28 सितंबर को इसका इनेकाद हम करने जा रहे हैं। अच्छा, आप इनेकाद इसका करने जा रहे हैं, तो क्या इसकी आपको परमिशन मिल चुकी है? अगर कोई कॉन्फ्रेंस के थ्रू भी ये करना है आपने, तो कराची चैम्बर को कॉन्फ्रेंस के इनेकाद की इजाज़त मिल गई? मैंने चीफ मिनिस्टर साहब से गुजारिश की हुई है, उनको लेटर लिखा है कि वो उसमें आएँ, चूँकि सेफ सिटी प्रोजेक्ट वो देख रहे हैं। लेकिन चीफ मिनिस्टर साहब जो सैलाब ज़दगान के जो मसाइल हैं और जो उनको प्रॉब्लम दरपेश हैं उनके उसको रिजॉल्व करने के लिए इंटीरियर सिंध में ज़्यादा होते हैं। अगर वो टाइम कंफर्म कर दें तो हम इसको फ़ौरन जो है इसका इनेकाद कर लें
और आने वाले दिनों में जो वफाकी हुकूमत है उससे जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है और सिंध हुकूमत से जिन चीज़ों की ज़रूरत है तो उसको फौरी तौर पर अरेंज करके इस प्रोजेक्ट को शुरू किया जा सकता है। ताजर बिरादरी का क्या ख्याल है मेमन साहब, अब क्या सेफ सिटी मंसूबे से आपको लगता है कि शहर के अमन अमान की सूरत हाल में बेहतरी आएगी? पूरी उम्मीद है आप लोग? बिल्कुल पुरअमन हो जाएगा। देखें, हम जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं ना वो 20 साल पुरानी है जिस पर हम काम करना चाह रहे हैं, महंगी भी है, उसमें जो है इंसानी तादाद की ज़्यादा ज़रूरत है। और जब आज तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, एक दफ़ा आपने एक चीज़ फीड कर दी तो फिर वो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, वो 4 मिनट 5 मिनट में आपको रिज़ल्ट दे देगा कि क्या वाक़या हुआ, किसने किया, कहाँ आया, कहाँ गया, क्या शक्ल है, सब कुछ खुद ब खुद हो जाएगा। अच्छा मेमन साहब, आप बड़े ऑप्टिमिस्टिक लग रहे हैं, बताएं कि सेफ सिटी मंसूबे पर क्या अखराजात होंगे और इसकी फंडिंग कौन करेगा, कैसे होगी? देखिए, सेफ सिटी के लिए 22 अरब रुपए का एक फ़ंड रखने की तजवीज़ थी, फिर उसको कट डाउन करके 11 अरब कर दिया गया। जो मेरी नॉलेज है 10,000 कैमरे लगने थे और दीगर चीज़ें। फिर आप देख रहे हैं डॉलर की जो कीमत इतनी बढ़ी है तो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट जो है वो बहुत बढ़ गई है और सैलाब की वजह से ज़्यादा पैसे हुकूमत को उन सैलाब ज़दगान की मदद के लिए ख़र्च करने पड़ रहे हैं। तो मैंने ये सुना है कि शायद इस प्रोग्राम को अभी हॉल्ट पे डाल दिया गया है, रोक दिया गया है और ये हम इसके मुताहम्मिल नहीं हो सकते। इसके जो रेपुकेशंस आएंगे और अभी भी जो सैलाब ज़दगान की आड़ में जो क्रिमिनल्स शहरों में दाखिल हो गए हैं तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो फौरी तौर पर हम 2-4 हज़ार कैमरे पर काम शुरू किया जाए इनिशियली और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है उसको बतदरीज आगे बढ़ाया जाए, इसको रुकना नहीं चाहिए। तो ये इसी सिलसिले में हमने वज़ीर आला सिंध से भी बात करनी है और हमने फेडरल गवर्नमेंट को भी लिखा है कि भाई इसमें हमारी मदद और रहनुमाई फरमाएं, इसमें जो हमें फ़ंडिंग की ज़रूरत है वो फ़ंड इसमें जारी किए जाएँ फ़ौरन। बहुत शुक्रिया आपका। सदर कराची चैम्बर इदरीस मेमन साहब हमारे साथ मौजूद थे। तलहा, मतलब कराची चैम्बर भी ऑन बोर्ड है, सभी लोग चाह रहे हैं कि हो जाए, मतलब आयते करीमा करा लेते हैं। बिल्कुल, मैं कहती हूँ बिस्मिल्लाह करें, लेकिन इनकी बातों से तो लग रहा है कि ये तो एज गुड एज डन है। मैं भी इदरीस मेमन साहब की बातों को सुन रहा था और बड़े पैशनेट लग रहे हैं इस प्रोजेक्ट के लिए। जी बिल्कुल, देखें एवरी कराचिएट इज़ पैशनेट फॉर इट ना, मतलब इट इज़ फॉर मी, इट इज़ फॉर यू, इट इज़ फॉर एवरीवन हु इज़ लिविंग हियर। तो ज़ाहिर है हर किसी का जो बुनियादी एक मकसद है वो यही है कि किसी तरह ये मुकम्मल हो जाए। बट अभी जैसे मैंने पहले कहा कि अभी इसको मुकम्मल होने में बहुत वक्त है, पहला इसका फेज़ मुकम्मल होने में वक्त है। उसके बाद क्या इसको देखें, यहाँ पे फैसिलिटीज़ बन जाती हैं। इस तरह के 4 इसके नाम पे, सेफ सिटी के नाम पे 4 प्रोजेक्ट हो चुके हैं। उसमें सबसे पहले DHA में एक ये लगाया गया था कैमरास का निज़ाम, वो चल उसके बाद कुछ मकामात पे है, अब ज़ाहिर है वो DHA बताएगा, बट मेरी मालूमात के मुताबिक कुछ कैमरास चल रहे हैं, कुछ कैमरास ख़राब हैं। उसके बाद कमांड एंड कंट्रोल रूम था जो कि सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का था। उसके बाद सूबे सिंध की जो IT मिनिस्ट्री है उसके कैमरास लगे थे। फिर उसके बाद सिंध पुलिस और ट्रैफिक पुलिस के अपने कैमरे लगे। तो हम 4 मराहिल से गुजर के 5वें पे खड़े हुए हैं और 5वें को नाम दिया गया। मॉडल प्रोजेक्ट्स थे मुख्तलिफ इलाकों में, वो चल रहे हैं। देखिए कुछ कैमरास काम कर रहे हैं, जैसे ट्रैफिक पुलिस से कुछ कैमरास काम कर रहे हैं। हर थोड़े अरसे बाद ये क्यों हो जाता है कि कुछ चल रहे हैं और आधे खराब हो गए? देखिए ये एग्जैक्टली मैं उसी पर आ रहा हूँ। देखिए हम इंफ्रास्ट्रक्चर एक बना देते हैं, बट इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन रखना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है ना, और उसके लिए सरकारी खाते में अगर एक चीज़ बन जाती है, आप सिर्फ इसकी मिसाल ले लें कि नई मोबाइल्स, नई मोटरसाइकिलें, नए जो चीज़ें होती हैं पुलिस को दी जाती हैं, कुछ अर्से तक वो बिल्कुल ठीक होती हैं, उसके बाद वो बेदर्ती से जिस तरह इस्तेमाल किया जाता है माले सरकार समझ के, और फिर उसके बाद उसको ना उसकी कोई मेंटेनेंस होती है ना उसकी कोई चीज़ होती है। तो ये अब तकरीबन इस वक्त 2400 कैमराज हैं जो कि शहर में लगे हुए हैं। उसमें से कुछ को 10 मेगापिक्सल भी किया गया, चंद को किया गया, बट उन 2400 में से भी कुछ काम कर रहे हैं, कुछ अभी भी ख़राब पड़े हुए हैं। फिर उसके बाद अभी केबलिंग जारी है और सारी चीज़ें जारी हैं। अब इसमें जो सेफ सिटी के देखें जो आस्पेक्ट्स हैं वो क्या हैं। सेफ सिटी का जो 10 मेगापिक्सल का कैमरा है वो फेशियल रिकग्निशन के साथ आएगा। पहला जो इसका फीचर है वो ये है, जो सेकंड फीचर फर्स्ट फेज में लगेंगे जो कैमरा। सेकंड फीचर इसका ये है कि मशीन रीडेबल जो नंबर प्लेट्स हैं वो होंगी। तो कितने पहले फेज में लगने? 10,000 लगने, 10,000 लगने, और उसमें से 8,000 जो हैं वो स्टैटिक हैं
और 2000 कैमराज जो हैं वो डोम कैमरा आप उसे कह सकते हैं। अब उसमें सेकंड पे आता है जो कि मोटरसाइकिलों की, गाड़ियों की मशीन रीडेबल नंबर प्लेट्स हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि अक्सर लोग गाड़ियाँ मोटरसाइकिलें ख़रीद, 40 लाख के करीब इस शहर की मोटरसाइकिल हैं। आप आज तक मोटरसाइकिल्स जो उनकी नंबर प्लेट्स हैं, आप उसको एक यूनिफॉर्म शक्ल नहीं दे पाए। अब एक नया शुरू किया गया है जो कि नई नंबर प्लेट्स आपको नज़र आ रही हैं, मिलना शुरू हो गई। बहुत अरसे तक तो नंबर प्लेट्स नहीं मिलती थी। फिर उसके बाद लोग अपने नाम पे गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें नहीं कराते। फिर उसके बाद अगर वो करवा भी लेते हैं तो इतनी इंटेलिजेंस आपके कहाँ से आएगी? अब नादरा से इसकी कनेक्टिविटी को बहुत ज़्यादा वो है, फिर आपका ट्रैफिक मैनेजमेंट है, फिर आपका चालान नंबर प्लेटें कब मिल रही हैं? मतलब जो नई गाड़ी भी आप निकलवाएं तो एक जंग आलूद टेम्परेरी नंबर प्लेट मिल रही है, वो तो आंखों से नहीं पड़ी जाती है, कैमरा क्या पड़ेगा उसको? आप एक फैंसी सी खुद बनवा दे तो वो जाली होती है, क्योंकि इशू ही नहीं होती। बैकलॉग इतना बड़ा है नंबर प्लेटों का। अच्छा, एक इशू और आपसे पूछना है, ये तो पता नहीं है कि दुआएं करनी पड़ेंगी सेफ सिटी प्रोजेक्ट का। हम सालों हो गए इस पे बात कर रहे हैं। लहर है स्ट्रीट क्राइम की कराची में, और AIG साहब कहते हैं कि हम शायद बात का बतंगड़ बनाते हैं और कराची वालों को वावेला और शोरगोगा करने का शौक है, लेकिन ना सिर्फ स्ट्रीट क्राइम बढ़ गए बल्कि इसलिए ज़्यादा भी लोग सहमे हुए हैं क्योंकि स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में लोग कत्ल हो रहे हैं। ये व्हाट इज़ गोइंग ऑन अराउंड अस? देखिए, आई एम माई सेल्फ अमेज्ड कि जो जावेद ओडो साहब ने बयान दिया था, कराची पुलिस चीफ है, मैं उनको आज से नहीं, जब वो SP थे मैं तब से जानता हूँ, वो आज एडिशनल IG हैं। जो उन्होंने बयान दिया था उसकी ख़ुद उन्होंने क्लैरिफिकेशन भी कर दी कि मैंने ऐसा नहीं ऐसा कहा था, जो कि उमूमी तौर पे होता है। बयानात के बाद उसके बाद में जो है वो एक्सप्लेनेशन आती है, वो उनकी दी थी, चलें वो मान लेते हैं। बट देखें, स्ट्रीट क्राइम हो रहा है शहर में। आप सिर्फ परसों की आप मिसाल ले लें कि एक लड़की अपने टेस्ट करवा के आई नाज़िबाद 4 नंबर में, और रिक्शे से उतरी है, उसको जिस तरह चेस करके उसके पीछे वो भागे और खातून थी ना, वो पर्स फेंका, खातून थी, वो पता नहीं क्या समझी कि उसके साथ क्या हो रहा है। देखिए, हम जंगल के उसमें रहते हैं ना, हमारे को माशरा तो जिस तरह जो सिचुएशन है, वो एक लड़की थी, वो जिस तरह भागी है, भाग के गिरी है, गिरने के बाद उसने बैग फेंका है, वो ज़ख्मी हुई है। उसके बाद आप ये देखें उसकी लाचारी, उस CCTV को अगर कोई देखे ना, ये देखे इस CCTV को अगर कोई देखे तो ये बेचारगी है और लाचारगी है कराची की, कि देखें कि क्या हो रहा है, कि वो किस तरह उस लड़की को चेस किया गया, किस तरह वो भागी है, किस तरह वो गिरी है, किस तरह वो ज़ख्मी हुई है। उसके बाद मेरी उसके लॉ से बात हुई, वो बताते हैं कि वो थाने गए, थाने जाके उन्होंने पुलिस वालों को कहा कि आप हमारे साथ चलें, मोबाइल की लोकेशन हमने ऑन की हुई है, मोबाइल का उन्होंने लॉक किया हुआ था कि कोई उसे ऑफ़ नहीं कर सकता। 4 घंटे तक पुलिस उसे लेके घूमती रही है। जब वो मोबाइल की बैटरी डाउन हो गई है तो फिर उसके बाद पुलिस ने कहा कि अब तो मोबाइल को हम क्या करें। हालांकि इसकी मुझे तरदीद की है SSP सेंट्रल ने कि ऐसा नहीं हुआ, बट ज़ाहिर है जिनके साथ ये पेश आया है वो तो जब वो बता रहे हैं तो कुछ ना कुछ हकीकत होगी। और नौजवान की भी कत्ल की वारदात हुई है। ये इस तरह की कितनी वारदातें, मतलब जब ये सितंबर शुरू हुआ था तो ये वाकई सितंबर है ना कराची के लिए। पता है क्या, और फिर लोग ये कह रहे हैं तलहा कि पुलिस वाले FIR नहीं काट रहे हैं। हाँ, देखें, अब इसमें थोड़ा सा मैं कहूँगा कि अब इसमें पुलिस ऑफिशल्स की थोड़ा सा इसमें वो करना चाहिए, क्योंकि जब यहाँ पे गुलाम नबी मेमन कराची पुलिस चीफ थे, आज वो IG हैं, तो मेरी कई दफ़ा उनसे बहस हुई इसी मामले पे। हम क्राइम को रिपोर्ट करते थे, वो कहते थे आप क्राइम को रिपोर्ट कर रहे हैं लेकिन क्राइम ज़्यादा नहीं हो रहा, हम क्राइम को रिपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं। और ये चीज़ हकीकत है कि रजिस्ट्रेशन जो है क्राइम की वो होना शुरू हुई है, मतलब SHO उसको फ्री हैंड दिया गया था। ये इसमें कोई दूसरी बात नहीं अच्छी बात है। लेकिन ये कि ज़ाहिर शहरी लुट रहे हैं, शहरी कत्ल हो रहे हैं, शहरी ज़ख्मी हो रहे हैं, और इसके लिए देखें इस स्ट्रीट क्राइम के 4 जो बुनियादी रीज़न्स हैं जो बताते हैं, वो ये बताते हैं कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो पहला रीज़न है वो स्ट्रीट क्रिमिनल्स और जो मनशियात है उसका नेक्सस है। अभी हम सालों से सुनते आ रहे हैं, ये नेक्सस अभी तक नहीं तोड़ा जा सका। फिर उसके बाद जॉबलेसनेस है, गुर्बत है, फिर उसके बाद जो रिपीटेड ऑफेंडर्स है। अरे भाई, रिपीटेड ऑफेंडर्स को आप गिरफ्तार करते हैं तो कोर्ट क्यों छोड़ देती है? और आप कहते हैं कोर्ट छोड़ देती है तो कोर्ट क्यों छोड़ती है? हम पहले भी बात कर चुके हैं। थैंक यू सो मच। और ये वही बात है कि हम बातें बैठ के यहाँ करते रहेंगे और हम लिटरली रीजंस, एक्सप्लेनेशंस ढूंढेंगे, और वहाँ स्ट्रीट क्राइम्स हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो इस पे नजर मतलब सेफ सिटी प्रोजेक्ट मतलब के लिए सभी तैयार हैं, और सर्टनली बड़ा प्रोजेक्ट है, इससे बात कोई इनकार नहीं कर रहा, इसमें टाइम भी लगेगा, लेकिन होपफुली जितना टाइम कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट आने में लगा 14 साल, बाय द वे, लेट इट बी स्टेटेड, तो लिहाजा आगे सेफ सिटी पे क्या होता है
मतलब अगली जनरेशन शायद देखेंगी, तब तक वो रिडंडेंट हो चुके होंगे और कोई और चीज़ आ चुकी होगी। एनीवे ब्रेक ले रहे हैं अभी हम। थैंक यू तला। वेलकम बैक जी। हम आपको पता ही है स्पोर्ट्स कोई भी हो, बहुत ज़्यादा बात क्रिकेट पे होती है, लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि जिस भी खेल में पाकिस्तानी बच्चे, पाकिस्तानी नौजवान अचीवमेंट हासिल कर रहे हैं, हम यहाँ उन्हें बुला लें और यहाँ उनके टैलेंट को प्रमोट करें, दुनिया तक उनका कारनामा पहुँचाएँ। तो नेपाल में हुआ ये है कि हमने खुद अपने आप को इतना इंट्रोड्यूस किया है टू न्यू स्पोर्ट्स, क्योंकि माशाल्लाह पाकिस्तानी हर जगह ही झंडे गाड़ रहे हैं। हाँ। तो आज जी हमें किसने ज्वाइन किया? नेपाल में होने वाले बैनुल अक़वामी ताइक्वांडो इवेंट में पाकिस्तानी दस्ते ने शानदार जी परफॉर्मेंस का मुजाहिरा किया है। हमजा उमर और मज़हर अब्बास ने पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल्स हासिल किए हैं। हारून खान और अरबाज खान ने सिल्वर मेडल्स अपने नाम किए हैं। इवेंट के दौरान पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने भारतीय हरीफों को भी ऑब्वियसली पछाड़ दिया है। फ्लावर ज़हीर बाजवा ने हासिल किया है ब्रॉन्ज मेडल और शाहजेब खान ने हासिल किया गोल्ड मेडल। सो शाहजेब और फ्लावर हमारे साथ मौजूद हैं। सो वेलकम टू द शो फ्लावर। हम अब सर्टनली एलिफेंट इन द रूम एड्रेस कर लेंगे एंड में कि आपका नाम फ्लावर ही है। भाई जी हाँ, इनका नाम फ्लावर ही है और इनके वालिदैन ने काफ़ी क्रिएटिव इनका नाम रखा। लेकिन आपका वैसे ही फूल जिस बच्ची का नाम हो, वो लोग कह भाई ये तो नाजुक सी है, इसको तो कहाँ ताइक्वांडो मार धाड़ और इन चीज़ों में डालना है, मगर आपने बिल्कुल ही एक ऑपोजिट प्रोफेशन चूज़ किया और माशाल्लाह झंडे गाड़ी हैं उसमें। तो ये सफ़र कैसे शुरू हुआ? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। सफ़र मेरा शुरू हुआ है लाइक 12 साल की एज से, और मैंने जब ताइक्वांडो स्टार्ट किया है उसके कुछ साल बाद ही मेरे फादर की बेसिकली डेथ हो गई थी। बट मैंने कुछ 2 साल का गैप लिया, उसके बाद मैंने दोबारा इसको स्टार्ट किया है और विद द हेल्प ऑफ गुड कोचेस मैं आज यहाँ पे हूँ। और एक दफ़ा जब वो एक ट्रेन पे पटरी पे ट्रेन चढ़ जाती है ना, उसके बाद रुकना नहीं चाहिए इंसान को, और उसके अंदर सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं मुझे पुश किया मेरे पेरेंट्स ने। ज़बरदस्त, क्योंकि फ्लावर आपके बारे में भी हम पढ़ रहे थे कि अब तक आप ताइक्वांडो में 14 गोल्ड मेडल्स जीत चुकी हैं। सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल्स की तादाद भी आपकी ज़बरदस्त किस्म की है। ये आप हमें ब्रेक में भी बता रही थी पॉम्जे, मतलब ये कैटेगरी है, ये कोई टाइप ऑफ व्हाट इज़ इट एग्जैक्टली? बेसिकली ये सेल्फ डिफेंस और अटैक की टेक्निक्स होती हैं जिसको हम परफॉर्म करते हैं इन अ पैटर्न, और इसमें डिफरेंट टाइप्स होती हैं इसकी भी और डिफरेंट एज कैटेगरीज होती हैं। तो मैंने अंडर 30 में रिप्रेजेंट किया है, अंडर 30 मिक्स पेयर में रिप्रेजेंट किया है, और इसके अंदर बहुत ज़्यादा ही आपको क्या कहते हैं एक्सेल करना पड़ता है और बहुत ही क्रिएटिविटी से, और उसकी एक अलग प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है इसके अंदर। फाइट में हर किसी का अपना स्टाइल होता है, इसमें भी अपना स्टाइल होता है सबका। वंडरफुल। अच्छा, शाहजेब हमारे साथ मौजूद है। शाहजेब ने भी इस इवेंट में भी गोल्ड लिया और भारत के अमन कुमार को शिकस्त देकर तीसरी इंटरनेशनल ओपन ताइक्वांडो चैंपियनशिप 54 किलोग्राम कैटेगरी के इवेंट में भी गोल्ड अपने नाम किया है। फिन वेट में इन्होंने गोल्ड हासिल किया है। शाहजेब बताइएगा, मतलब आप भी काफ़ी अरसे से खेल रहे हैं और इस तरह गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज सब अपने नाम करते आ रहे हैं। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन इनटू इट? जी थैंक यू सो मच। मेरी जर्नी भी काफ़ी ताइक्वांडो जब मैंने स्टार्ट किया है तो 2018 में मैं आया नेशनल कैंप में, तो वहाँ से मैं नेशनल कैंप में आया, फिर सिलेक्शन हुई इंटरनेशनल के लिए, और 19 में मैं सैफ गेम का गोल्ड मेडल्स बना साउथ एशियन गेम्स का। वहाँ पे इंडिया भी था, सेम जो कंट्रीज थी श्रीलंका, इंडिया, मालदीव, नेपाल, तो इन सबको बीट किया अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरी कौम की, मेरे वालिदैन की, मेरी फैमिली की दुआएं मेरे साथ थी। तो बेशक दुआएं तो आपके साथ थी, लेकिन गोल्ड मेडल तक भी पहुंच जाना, जिसकी दौड़ में, रेस में इतने मुख्तलिफ मुल्कों के लोग होते हैं, उसमें आपको मिल जाए, कितनी मेहनत उसमें लगती है? मतलब आप कितने सालों से ये कर रहे हैं प्रैक्टिस? ऑब्वियसली एक्सपीरियंस काउंट करता है। जी बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूँ कि जैसे कि ये इवेंट था, इस इवेंट के हवाले से मैं ख़ास तौर पे इसमें जो मेरी वेट कैटेगरी थी इसमें 115 जो है ना पार्टिसिपेशन थी, जिसमें से आई थिंक अबव 100 इंडिया की थे, और बाकी मैं पार्ट ऑफ द पाकिस्तान एयरफोर्स, मैं बल्कि एयरफोर्स इदारे से ताल्लुक़ भी रखता हूँ, उनके लिए खेलता हूँ, मेरा डिपार्ट है। तो एक वो भी जज्बा था मेरे लिए कि मैं जो है ना कि नहीं हारना नहीं है, मुझे जीतना है, कुछ भी करके मुझे जीतना है और ये गोल्ड मेडल हासिल करना है। तो ऊपर अल्लाह पाक की ज़ात थी जिन्होंने सिला दिया, नीचे मेरी मेहनत थी और मेरी जो है ना साथ लगा रहा। मोर देन 100 पार्टिसिपेंट्स इंडिया के थे, पाकिस्तान के कितने थे?
पाकिस्तान का मैं एक शाजिब खान अकेला, और फिर भी वो सब पर भारी पड़ गया। अच्छा, तो अब सर्टनली इसके लिए ट्रेनिंग तो इंसान की पर्सनल ट्रेनिंग तो होती है, लेकिन एक बेहतरीन कोच का जो इंटरनेशनल मुकाबलों को समझता हो और उस हिसाब से आपको ट्रेनिंग कराए, वो भी बड़ा ज़रूरी है। तो शाहजेब आप बता दें, तो आपका एफओस में ही आपका कोचिंग का निज़ाम है या फिर फेडरेशन है जो कोच वगैरह प्रोवाइड करती है, क्या होता है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि जो फेडरेशन, पाकिस्तान ताइक्वांडो फेडरेशन है, उनकी काफ़ी सपोर्ट है हमारे साथ। और हमारा जो मास्टर है, ईरानी मास्टर यूसुफ करीमी, और हमारे जो कोचेज़ है पाकिस्तान के सर आसिफ, मैम नाजिया, सर हनीफ, ये हमें काफ़ी सपोर्ट करते हैं। लेकिन जो एक लेवल पे आप आते हो, आपको फिर पॉलिश की ज़रूरत होती है। तो जैसे मास्टर आया, उससे हमें काफ़ी बहुत ज़्यादा हमें इससे फ़ायदा हुआ है। और वो इस तरह बंदे को बूस्ट करता है, ऐसे मोटिवेट करता है कि बंदा के बस मैं रिंग में जाऊं और फिर शेरों की तरह लड़ूं। तो ये एक बड़ा अच्छा हमारे लिए अल्हम्दुलिल्लाह एक वो अल्लाह पाक ने दिया हुआ एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए कि हमारे पास ईरानी मास्टर है यूसुफ करीमी। आपके पास ईरानी मास्टर है, लेकिन हमारे पास फ्लावर के पास तो एक साउथ कोरियन मास्टर है। तो उनके बारे में कुछ बताइए, वो फेडरेशन की तरफ से आपको प्रोवाइड किए गए हैं फ्लावर? जी, फेडरेशन ने हमारे लिए इतनी एफर्ट की है कि हमें साउथ कोरिया से कुकीवॉन की तरफ से डिस्पैच मास्टर बुलवाए गए हैं, जिनके साथ हमने पूरा 1 साल ट्रेनिंग की है। उसका फ़ायदा ये हुआ है कि पहले पोमजे में इतना ज़्यादा एक्सपोजर नहीं था बच्चों के पास, ना कोचेज़ उस तरह से हमें मिलते थे, क्योंकि फ़ाइट में हमेशा से था कोचेज़ बुलाए जाते थे। लेकिन पोमजे में हमें फ़र्स्ट टाइम इंटरनेशनल कोच मिला, और उसका फ़ायदा ये हुआ कि हमारा 1 साल में रिज़ल्ट आया। इसमें पहले हम साउथ कोरिया भी रिप्रेजेंट करने गए थे पाकिस्तान को, वहाँ पे भी हमारा बहुत अच्छा रिज़ल्ट था, लेकिन वो हमारे एक्सपोजर के लिए अच्छा था। तो कितनी लड़कियाँ अभी या लड़के पोमजे करते हैं आपके साथ? अभी हम नेपाल में जब रिप्रेजेंट किया तो हमने 6 पार्टिसिपेंट्स थे हमारे पोमजे में, 3 लड़कियाँ थी, 3 लड़के थे, और 6 लोगों ने मिलकर 8 मेडल जीते हैं। वाह, ज़बरदस्त। अच्छा शाहजेब, आप बता दें अब व्हाट्स नेक्स्ट, क्योंकि अचीवमेंट्स का भी ये है कि वो आपकी एक हो गई तो एकदम से इंसान चाहता है कि अब ज़रा मज़ीद और करें, और कॉन्फिडेंस इतना बिल्डअप हो चुका होता है। तो क्या है अगला आपका मरहला? जी इंशाल्लाह अगला जो है, एक तो हमारे पाकिस्तान में होने जा रहे हैं एशियन ताइक्वांडो ओपन चैंपियनशिप, ये इस्लामाबाद में होगी, G2 है ये भी। तो नेक्स्ट तो मेरा टारगेट यही है इंशाल्लाह। मेहनत मेरी है, बाकी इज़्ज़त अल्लाह पाक की है। और साथ जो है ना, उसके बाद हमारी वर्ल्ड चैंपियनशिप भी है, मैक्सिको में होने जा रही है। तो भरपूर कोशिश करेंगे उसके लिए भी इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह ज़रूर कामयाब करेगा। बहुत सारी नेक तमन्नाएं, और जब उसमें आप जीत के आएंगे वर्ल्ड चैंपियनशिप में, तो हम उसमें भी आपको फिर दावत देंगे। फ्लावर, आपके लिए भी कॉम्पिटिशन्स जो आने वाले हैं, बहुत सारी बेस्ट विशेस। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। और ये बता दें, ये नाम लोग पूछ रहे हैं, ट्वीट आए हमें कि भाई ये आपका असली नाम है? जी, मेरा असली नाम है। पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा, मैं बेसिकली मैं घर में सबसे छोटी हूँ, तो उन्होंने लाड में आपका इनाम क्रिएटिविटी शो की अपनी क्रिएटिविटी अपनी अम्मा ने शो की है। बहुत ही प्यारा नाम भी है आपका, और काम बड़े टफ हैं आपके। फ्लावर ज़हीर एंड शाहजेब खान, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं फिर।